सिद्धार्थ के दिए हुए गिफ्ट को खोलने के बाद उसमें से निकली कलाई घड़ी को देखते ही जगत प्रसाद का चेहरा गंभीर हो गया और चेहरे पर बिखरी हुई मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब सी हो गई। वो उस कलाई घड़ी के रंग और डिजाइन को बहुत गौर से देख रहे थे और खुद को उस घड़ी से रिलेट कर पा रहे थे। ये तो काफी महंगी दिख रही है, जगत प्रसाद ने उसे देखते हुए कहा, और इसका डिजाइन भी यूनिक है। कहां से लिया इसे? उन्होंने सिद्धार्थ से सवाल किया। क्या आपको पसंद आई? सिद्धार्थ ने जगत प्रसाद की ओर देखते हुए पूछा। हाँ बहुत, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी ब्रांड की घड़ियां पहनता हूं? जगत प्रसाद ने सिद्धार्थ से अगला सवाल किया। रिया जी ने बताया था, तो मुझे लगा कि आपको कुछ ऐसा दूं जो कि आप इस्तेमाल करो, वरना फूल पत्ती तो बहुत लोग दे जाते हैं, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक नौकर जूस लेकर आ चुका था। सिद्धार्थ और पेमा ने जूस पिया और फिर जगत प्रसाद को प्रणाम करके वहां से निकल पड़े। उनके जाने के बाद जगत प्रसाद ने वो घड़ी अपने हाथ में पहनी और फिर उसकी निगाह दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। तस्वीर वाले शख्स ने उसी तरह की डिजाइन और रंग की घड़ी पहन रखी थी। उसे देखते हुए जगत प्रसाद लगभग खो से गए थे कि रिया की आवाज ने उन्हें वापस इसी समय में लाकर पटक दिया। सिद्धार्थ जी कहाँ गए? रिया ने अपने दादू से पूछा। उसे गांव जाने की जल्दी थी, इसलिए निकल गया, जगत प्रसाद रिया को बता रहे थे। तभी रिया की निगाह जगत प्रसाद के हाथों पर गई और घड़ी को देखकर उसकी भी आंखें भर सी आई थी, जो कि ये साबित कर रहा था कि उस घड़ी का जगत प्रसाद माथुर के परिवार से जरूर कोई गहरा रिश्ता है। दूसरी ओर मिराक गृह पर राज्य रक्षक के जीवन दीप का पुनः अपनी रौ में जलना ये संकेत दे रहा था कि राज्य रक्षक और राज्य पर आई विपदा फिलहाल के लिए टल चुकी थी। सारी जनता राजमहल के नीचे खड़ी होकर युवराज रुद्रदेव के जयकारे लगा रही थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि भले ही युवराज अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन पूर्वजों के बनाए गए राज्य के वैभव को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। सारा राजमहल युवराज के जय जयकार से गूंज रहा था, लेकिन कारागार में कैद काल नेमी को जयकारे की आवाज भाले की तरह चुभ रही थी। जब उसे पता चला कि युवराज रुद्रदेव राज्य को बचाने के लिए अग्नि समाधि लेने जा रहे हैं, तो वो खुशी से पागल सा हो गया था। युवराज रुद्रदेव के बलिदान के बाद वो राज्य पर कब्जा करने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन जीवन दीप के पुनः पुराने स्वरूप में प्रज्वलित होने से उसका सपना टूट गया था। हालांकि उस राज्य में सिर्फ कालनेमी ही ऐसा नहीं था जिसे जयकारे की आवाज चुभ रही थी, बल्कि कोई और भी था जिसे इस जयकारे और बलिदान की आवाज कालनेमी से ज्यादा चुभ रही थी, जो कि शायद राज्य रक्षक आदित्य के मृत्यु का भी जिम्मेदार था। सिद्धार्थ को लेकर पेमा जब बस अड्डे पर पहुंचा तो पता नहीं क्या उसके मन में आया और उसने सिद्धार्थ को उतारने से पहले पूछा, सिद्धार्थ बाबू, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको लेकर गांव चलूं? लेकिन इतना भाड़ा मैं कैसे दे पाऊंगा? सिद्धार्थ ने चिंतित होते हुए जवाब दिया। भाड़ा आपसे कौन मांग रहा है सिद्धार्थ बाबू? आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है, आप बस इसे मेरा गिफ्ट समझ लीजिएगा। पेमा मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ को जवाब देते हुए बोला, आपको नौकरी मेरी वजह से नहीं बल्कि आपके अच्छाइयों की वजह से मिली है। सिद्धार्थ ने पेमा के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। भाई, जब वो बोल रहा है कि छोड़ देगा तो ले चलने देना, काहे को इतना ज्ञानी बन रहा है? खुद बस में धक्के खाएगा और मुझे भी खिलवाएगा। वैसे भी मैं थका हुआ हूँ, तुम्हारे चक्कर में पैदल आना पड़ा मुझे। सिद्धार्थ के कानों में गुल्लू की आवाज गूंजी। उसकी ऐसी बात सुनकर सिद्धार्थ की लगभग हंसी छूट गई और उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, ठीक है चलिए। पेमा सिद्धार्थ को लेकर उसके गांव प्रीतपुरा की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों और जंगलों के बीच से भागती हुई टैक्सी के अंदर से गाने की साफ आवाज बाहर आ रही थी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सिद्धार्थ उस गाने को एकदम महसूस भी कर रहा था और उसके सामने आदिशक्ति द्वारा कही गई बात बार बार घूम रही थी। अपने धरती पर आने का प्रयोजन भूलना मत, ये मत भूल जाना कि तुम परोपकार करने के लिए पैदा हुए हो। महेश और निर्मला अपने घर के दरवाजे पर बैठे सिद्धार्थ और गुल्लू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से प्रभुनाथ आता दिखाई दिया, जो कि उनके घर की ओर चला आ रहा था। ये लो अपने पैसे। प्रभुनाथ ने रुपयों की गड्डी महेश की ओर बढ़ाते हुए कहा। ये वही रुपए थे जिसे महेश ने प्रभुनाथ को मार खाने से बचाने के लिए रंजीत को दिए थे। महेश ने उन रुपयों की गड्डी ली और निर्मला को पकड़ा दिया और अंदर रखकर आने का इशारा किया। फिर प्रभुनाथ की ओर मुखातिब होते हुए बोला,
बैठिए प्रभु भाई, मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुम्हारा रुपया देने आया था। दे दिया, अब चलता हूँ। और हाँ, आगे से मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए उसने कड़वा सा मुंह बनाया और वहां से चला गया। निर्मला पैसे रखने के बाद हाथ में एक ग्लास लिए बाहर निकली और प्रभुनाथ को वहां ना देखकर महेश से सवाल किया, प्रभु भाई चले गए क्या? मैं उनके लिए दूध लेकर आई थी। लेकिन महेश निर्मला की बात सुनते ही बिफर पड़ा और भुनभुनाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, एहसान फरामोश कहीं का। महेश की बात सुनकर निर्मला समझ गई कि महेश का मूड उखड़ चुका है, इसलिए बिना कोई बात कहे वो चुपचाप दूध लेकर अंदर चली गई। रास्ते हसीन हो तो मंजिल का पता नहीं चलता। कब शहर से चले हुए 1.5 घंटे हो गए, पेमा और सिद्धार्थ को पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ पेमा को रास्ते में पड़ने वाले जंगलों और पहाड़ों को दिखा रहा था और उसके बारे में बता रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की टैक्सी उसके घर के सामने आकर रुकी। निर्मला उस टैक्सी को देखकर थोड़ा सा सशंकित हुई, लेकिन जब उसमें से उसने गुल्लू के साथ सिद्धार्थ को उतरते देखा तो उसके चेहरे पर आई खुशी को कोई बयान नहीं कर सकता था। उसने दौड़कर सिद्धार्थ को गले लगा लिया और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगी। पेमा तब तक टैक्सी में ही बैठा था। सिद्धार्थ ने पेमा को बाहर आने का इशारा करते हुए आवाज दी, पेमा भैया आइए। सिद्धार्थ के बुलाने पर पेमा टैक्सी से बाहर आकर निर्मला के सामने खड़ा हो गया और सिद्धार्थ निर्मला से पेमा का परिचय कराते हुए बोला, माँ ये पेमा जी हैं, इन्होंने ही मुझे समय से अस्पताल पहुंचाया था, जिससे मैं आज एकदम ठीक हूँ। पेमा थोड़ा सा चकित हुआ कि क्या सिद्धार्थ ने अपनी माँ को गोली लगने के बारे में बता दिया है, लेकिन वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा कि शायद उसने अस्पताल जाने की कुछ और वजह बताई हो। तब तक सिद्धार्थ के पिता महेश भी वहां आ चुके थे। निर्मला ने आगे बढ़कर पेमा को गले लगा लिया और सिद्धार्थ को बचाने के लिए धन्यवाद दिया और फिर सिद्धार्थ की ओर देखते हुए गंभीरता के साथ बोली, तुम दोनों अंदर जाओ, लेकिन इस गुल्लू के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इससे पहले सिद्धार्थ कुछ पूछता, उसके कानों में गुल्लू की आवाज पड़ी जो बेगुनाही और मासूमियत से भरी हुई थी। मैंने क्या किया है? उसकी आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ ने निर्मला से पूछा, क्यों माँ, इसने क्या किया? इसी से पूछो। निर्मला ने जब बेरुखी से जवाब दिया तो गुल्लू और सिद्धार्थ दोनों चौंक गए कि क्या उनका राज खुल गया है। लेकिन सिद्धार्थ ने बात संभालते हुए कहा, अब ये बेचारा बेजुबान क्या बताएगा, आप ही बताओ। कहते हुए सिद्धार्थ ने निर्मला की ओर देखा। इस बेचारे बेजुबान ने पूरी रात जितना परेशान किया है उतना तुमने भी नहीं किया। ये चुपचाप खिड़की के पर्दे फाड़कर तुमसे मिलने निकल गया। बताओ, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो आज मैं तुम्हें क्या जवाब देती? निर्मला रुआंसी होते हुए बोली, अरे गुल्लू अपना समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा और मैं इसे डांट दूंगा, आगे से ऐसा नहीं करेगा। सिद्धार्थ ने निर्मला को दिलासा देते हुए कहा। निर्मला को उसके बारे में ऐसे बात करते देख गुल्लू भावुक हो गया और सोचने लगा कि माँ उससे कितना प्यार करती है। तभी महेश ने पेमा से अंदर चलने का निवेदन किया और सभी लोग अंदर चले गए। खाना खाने के बाद पेमा ने उनसे विदा ली और अपनी टैक्सी लेकर शहर की ओर चला गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पक्षी वापस अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। सूरज के ढलने से आसमान में छाई लालिमा और हरे भरे पहाड़ और जंगल वहां के दृश्य को और मनमोहक बना रहे थे। सिद्धार्थ अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और गुल्लू उसके बगल में ही बैठा हुआ था। गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, बेजुबान, बेचारा, और कुछ बचा था मेरे बारे में वहां कहने के लिए? कहते हुए उसकी आवाज में एक नाराजगी थी। अरे भाई, तो क्या मैं बता देता कि तुम मुझसे बात कर सकते हो? अगर राज खुलेगा ना तो हम दोनों के साथ बहुत भारी कांड हो जाएगा। सिद्धार्थ गुल्लू को समझाते हुए बोला, और उस राज को कैसे छुपाओगे जो तुम शहर से लेकर आए हो? गुल्लू का इशारा सिद्धार्थ के पेट में लगी चोट का था। आप शायद भूल गए हैं गुल्लू जी कि ऐसे घाव को मैं मिनटों में ठीक कर सकता हूँ। सिद्धार्थ अपनी हथेली को देखते हुए बोला। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि सिद्धार्थ का फोन बजा तो उसने तुरंत फोन उठाया। तब सामने से रिया की आवाज आई, बिना बताए चले गए आप? वो माँ का बार बार फोन आ रहा था और अगर उस टाइम की बस छूट जाती तो फिर शाम को ही मिलती। सिद्धार्थ ने सफाई देते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना और हमारे लिए कुछ जरूरत हो तो बताना। कहते हुए रिया ने फोन रख दिया। रिया का फोन कटने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। ओए होए! सिद्धार्थ के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देखते हुए गुल्लू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या ओए होए?
सिद्धार्थ ने उसका आशय समझते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला कि बस छूट जाती जबकि हम टैक्सी से आए हैं? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। अरे वो तो पेमा खुद छोड़ने चला आया, नहीं तो हम बस से ही आने वाले थे। सिद्धार्थ ने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से गुल्लू को जवाब दिया। तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सीधा सवाल किया। गुल्लू का ये सवाल सुनने के बाद सिद्धार्थ का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया था, जिसे गुल्लू साफ साफ देख रहा था। नहीं, और तुम चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर आराम करो, सिद्धार्थ ने गुल्लू को डांटते हुए बोला। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो कल रात अपने साथ हुई हर घटना का स्मरण कर रहा था और उसे बार बार आदिशक्ति की कही बात याद आ रही थी। वो अपनी अंगूठी की ओर देखते हुए सोच रहा था कि जरूर इस पत्थर के पीछे कोई गहरा राज है, जिसका पता या तो उसे लगाना होगा या कोई उसका पता लगाने के लिए आ रहा होगा। इधर सिद्धार्थ ये सोच रहा था, उधर कैलिस्टो पर कैद देवयानी की आंखें अपने आसपास खड़े लोगों को बहुत गौर से देख रही थी। उसका हृदय बहुत तेजी से उछल रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ बीत रहा एक एक पल उसके राज्य इंद्रनगर के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़े एक शख्स पर पड़ी, जो कि एक बहुत ही अजीब वेशभूषा में था और उसके हाथों में देवयानी का ऊर्जा स्रोत पत्थर और कुलगुरु का दिया हुआ कवच था। कवच और अपने ऊर्जा स्रोत को देखकर देवयानी का चेहरा खुशी से फूल गया था, लेकिन इस खुशी का जीवन बहुत चंद क्षणों का होने वाला था। आखिर किसके चंगुल में फंस गई है देवयानी और कैसे निकल पाएगी उस जाल से बाहर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।